मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हम लोग का पहला यूनिट है। ध्यान रखना आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में होना चाहिए। एमसीक्यू हो सकता है, आप लोगों का वन वर्ड आंसर हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, एक्ट स्टार्ट करने से पहले, लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आप लोगों को मैं बता दूं। लॉ में जब भी मैं 2-4 पॉइंट को पहले समझा दूं, पहले बात ये नया टॉपिक है तो थोड़ा कुछ दिक्कत आ सकता है आपको। मैं यहाँ पर सेक्शन यूज करूंगा, बहुत सारा सेक्शन, ठीक है। सेक्शन, सबसेक्शन वर्ड यूज करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मैं ऐसा लिखूंगा ना सेक्शन 28, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 28, ठीक है। अगर मैं इसके बाद अगर ब्रैकेट में अगर मैं 3 लिखता हूं तो इसको बोलते हैं सेक्शन 28 सबसेक्शन, इसको सबसेक्शन बोला जाता है, सबसेक्शन 3, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कुछ लिखता हूं तो इसको क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 क्लॉज, क्लॉज। इसके बाद अगर मैं कुछ लिखता हूं तो इसको बोलते हैं सब क्लॉज। सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बहुत कंटिन्यू चलता है, पैरा होता है, ठीक है ना, लिस्ट होता है, ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन आप लोगों को जितना थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ जब मैं बोलूँगा तो आपको समझ नहीं आए, तो इसलिए मैं पहले बता दूँ सेक्शन क्या हुआ, सबसेक्शन किसको बोलते हैं, क्लॉज किसको बोलते हैं और सब क्लॉज किसको बोलते हैं। तो जब भी मैं सेक्शन बोलूँगा मतलब उसके सामने लिखा रहेगा, उसके आगे वाले नंबर को मैं सब सेक्शन बोलूँगा, उसके आगे वाले नंबर को मैं क्लॉज बोलूँगा, उसके आगे सब क्लॉज। तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया आपको। अच्छा, दूसरा बात, जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, क्या होता है मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत जन को ये कंफ्यूजन होता है। जैसे कि अब एग्जांपल मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, लॉ जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लॉ तुम भी समझ रहे हो, प्रोविजन कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है। आज के डेट में हम लोगों के लाइफ में प्रोविजन कुछ और बोलता है, रियलिटी कुछ और होता है। प्रोविजन तो ये भी है कि अगर हम लोगों कभी भी कुछ गलत करता है तो जेल होना चाहिए एक पर्सन को, बट जो पर्सन गलत करता है वो जेल में नहीं होता, वो बाहर में घूम रहा होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता उसको। तो रियलिटी कुछ और हो जाता है। बट हम ये पढ़ेंगे प्रोविजन, क्या होना चाहिए, क्या होता है सर, ऐसा तो होता ही नहीं है। होता नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं तो बदल नहीं सकता ना। क्या होना चाहिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आप मुझको बोलेंगे सर ये होता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। जो होना चाहिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ, जो होता है आपको ये बहुत बार कंफ्यूजन आएगा, सर ये आप पढ़ा रही है गलत पढ़ा रही है, ये नहीं होता, ये नहीं होता का बात नहीं है, जो होना चाहिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट बात, जब मैं ये लॉ स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारा जो टॉपिक है ना, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा, डीपली उसका मीनिंग दूंगा, बता रहा हूं क्योंकि इसका वजह है कि इसका केस स्टडी क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है। तो अगर आप उनको केस स्टडी सॉल्व करना, अगर केस स्टडी सॉल्व करना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है तुमको। केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमको बहुत डीप नॉलेज चाहिए लॉ में, बेसिकली लॉ में, क्लियर। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। पहले बेसिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग आप लिख लिख के समझते जाओगे। बेसिक स्ट्रक्चर आप नोट्स बनाओगे पूरा ऐसे ही। बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। एक्चुअली में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में 4-5 चीज को लेके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफर, देन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस इन दोनों को जोड़ देने से बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को जोड़ देने से बनता है एग्रीमेंट, सॉरी प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस में जब हम लोग जोड़ देते हैं एनफोर्सिबिलिटी, प्रॉमिस में जब हम लोग एनफोर्सिबिलिटी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। और उसमें जब हम लोग सॉरी 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 बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग का पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं।
बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा ऑफर, ऑफर में एक्सेप्टेंस जोड़ने से बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस में जब हम लोग कंसीडरेशन जोड़ देते हैं, कंसीडरेशन, तो ये बन जाता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में जब हम लोग जोड़ देते हैं एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। बहुत जन जिन्होंने वीडियो क्लास कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारे जन मिसजज कर रहे हैं कि सर हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक वो बिना समझाए। मैं अभी तक समझाया ही नहीं हूँ, मैं लिखा हूँ। और नेक्स्ट बात ये है कि अगर आप लोगों को लाइव का आदत है, लाइव क्लास का आदत है, तो फिर मुझे ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, ये वीडियो क्लास मुझको देना पड़ रहा है, तो आप लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी थोड़ा सा खुद से पढ़ाई करना पड़ेगा, साथ में ये सब चीज़ को भी देखना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझको सब तरफ से मेरी तरफ में फेवर हो, ये पॉसिबल नहीं है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है ना। अभी आपको वीडियो क्लास मिल रहा है, आपको ऐसा ही क्लास करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, तो ठीक है, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये सबके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके मैनेजेबल वे में आप लोगों को समझा सकूँ। ऑफर एक्सेप्टेंस, ये अभी तक मैं कुछ भी समझाया नहीं, अभी मैं बस ये लिखा हूँ। अगर पहले आप ये बना लेंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस जोड़ने से बनता है प्रॉमिस, उसमें कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो बनता है एग्रीमेंट, जब एनफोर्सिबिलिटी जुड़ जाता है तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब समझना, अगर मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर बोलूँ तो क्या यहाँ पर देखना, ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर चाहिए, ध्यान देना, ऑफर और एक्सेप्टेंस चाहिए तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो यार प्रॉमिस तो बन जाता है, चाहिए कहाँ, फिर से समझो, ऑफर और एक्सेप्टेंस के होने से क्या बन जाता है, ये तो रिजल्ट है ना, प्रॉमिस तो बन जाता है अपने आप। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाने से प्रॉमिस बन जाता है, चाहिए थोड़ी ना। अच्छा, फिर प्रॉमिस में क्या चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, हाँ कंसिडरेशन चाहिए, तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। अब फिर से ये एग्रीमेंट तो बन जाता है, ये तो एग्रीमेंट तो बन जाता है, उसमें क्या चाहिए हमको, एनफोर्सिबिलिटी, तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बन जाता है। मतलब ऑटोमेटिक वे में अगर देखूं तो मैं, मुझे चार ही चीज चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और एनफोर्सिबिलिटी। बाय डिफॉल्ट अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे बेसिक स्ट्रक्चर इसको ऐसा लिखना चाहिए था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी, ये चारों को जोड़ देने से बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एनफोर्सिबिलिटी, ये चारों को जोड़ देने से बनता है कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली में देखोगे तो ये चार चीज चाहिए, क्योंकि प्रॉमिस और एग्रीमेंट तो बन जाता है, ये चाहिए थोड़ी ना। ऑफर और एक्सेप्टेंस आ गया तो प्रॉमिस बन गया, दैट मीन्स ऑफर और एक्सेप्टेंस का कॉम्बिनेशन इज अ प्रॉमिस। We don't require promise. We need offer and acceptance to make promise. Got it? हमको promise का जरूरत नहीं है, हमको offer और acceptance का जरूरत है। तो offer और acceptance मिल जाने से बन जाता है promise, consideration मिल जाने से बन जाता है agreement, enforceability मिल जाने से बन जाता है contract। मतलब अगर देखें तो हमको क्या चाहिए, क्या क्या होता है, offer, acceptance, consideration और enforceability contract के लिए। तो ये था पहले बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं डिस्कस करूंगा ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये सब चीज डिस्कस करेंगे अपने। पहले आपको मैं समझा दिया हूँ कि क्या क्या जरूरत पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अब मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, बहुत जन को ये डाउट है कि सर क्या आप लोगों को सेक्शन भी याद रखना बहुत जरूरी हो क्या। सेक्शन का प्रेशर अभी आपको नहीं लेना है, अभी आपको पहले समझ लो। मैं आपको एक ही बार में आपको सेक्शन याद करवाते हुए चलूंगा। मैं जानबूझ कर अभी आपको सेक्शन का फोकस नहीं करवा रहा हूँ, पहले आप लोग कंसेप्ट को समझ लो, ये बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। अभी सेक्शन याद करने का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखोगे ऐसे तो फिर ये पूरा याद करने का जरूरत नहीं है। कुछ कुछ सेक्शन में आपको याद करवाऊंगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, एग्रीमेंट का सेक्शन, प्रॉमिस का सेक्शन, ये सब कुछ कुछ सेक्शन में आपको याद करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये था बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पार्ट गया, सेकेंड पार्ट। सेकेंड, अब एक एक करके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर पहला पॉइंट ऑफर। अब अपने चारों समझेंगे ऑफर क्या होता है। ऑफर मतलब किसी भी चीज को, अगर मैं किसी पर्सन को कुछ चीज पूछता हूं, क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे,
या फिर क्या आप मेरे लिए ये काम करना बंद कर दोगे, नहीं करोगे। फिर से बोल रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे। जब मैं किसी पर्सन को कुछ पूछता हूँ कि क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे या फिर क्या आप मेरे लिए ये काम नहीं करोगे, मतलब करना बंद कर दोगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑफर, उसको हम बोलते हैं ऑफर। दैट मीन्स व्हेन वी आर आस्किंग समवन टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग इज एन ऑफर। ठीक है, ऑफर मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए पूछना या किसी को कुछ नहीं करने के लिए पूछना। नहीं करने के लिए वाला थोड़ा सा डाउट हो रहा है आप लोगों को, मुझको समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट मैं यहां पर बोला टू आस्क फॉर, इसका मतलब होता है कि ऑफर का मतलब हमेशा पूछना होता है। अगर आप पूछ नहीं रहे हो तो उसको ऑफर नहीं बोला जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं तुम अपना घर बेच रहे हो मुझको, मैं एक पार्टी को बोल रहा हूं तुम अपना घर बेच रहे हो मुझको, मैं ये पूछा कहाँ हूं, मैं तो बता रहा हूं इसको, ये नहीं होगा, ये ऑफर नहीं होगा। जब मैं किसी को बताता हूं वो ऑफर नहीं है, बताना नहीं, आपको पूछना है क्या आप अपना घर बेचोगे मुझे, ये ऑफर है। नेक्स्ट, टू आस्क फॉर के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑफर का मतलब क्या होता है, टू डू, कुछ करने के लिए। नेगेटिव का मतलब होता है abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। जिन लोग भी वीडियो का क्लास देख रहे हैं, पहले आप वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्वालिटी में जाके पहले आप 480p कर लोगे, फिर जाके क्लास स्टार्ट करोगे। बिकॉज बहुत सारे जन को दिक्कत होता है कि सर हमको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो दिख नहीं रहा है। आप पहले क्वालिटी को बढ़ा लो, बहुत सारे जन का ऑटो क्वालिटी में है। पहले आप यूट्यूब में जाके उसका वीडियो का क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए, तब जाके आप लोग क्लास कर पाएंगे। क्लियर। पॉजिटिव में टू डू और नेगेटिव में abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, समझा रहा हूँ। पहला वाला पॉइंट तो क्लियर है। ऑफर में, ऑफर मतलब होता है किसको पूछना। दूसरा, मैं आपको कुछ करने के लिए भी पूछ सकता हूं। जैसे कि मैं पूछ रहा हूं क्या आप मेरे यहां पर नौकरी करोगे, मैं कुछ करने के लिए पूछ रहा हूं ना। क्या आप मेरे लिए नौकरी करोगे, मतलब आप मेरे यहां पर नौकरी करोगे, ये मैं कुछ करने के लिए पूछ रहा हूं। अब नेगेटिव ऑफर, क्या आप वहां पर वो ऑफिस जाना बंद कर दोगे। देखो ये ऑफर मैं क्या कर रहा हूं, नेगेटिव ऑफर कर रहा हूं। क्या आप उस ऑफिस में जाना बंद कर दोगे, नेगेटिव ऑफर, और मेरे यहां पर आओगे, पॉजिटिव ऑफर। देखो दोनों ही ऑफर किया हूं, दोनों ऑफर सही है। मैं बोला क्या आप वहां पर दूसरे ऑफिस में जो जाते हो वहां जाना बंद कर दोगे, ये भी मैं पूछ ही रहा हूं, क्या आप करोगे, बंद कर दोगे। पर मैं नेगेटिव पूछ रहा हूं ना, कुछ बंद कर देने के लिए पूछ रहा हूं। समझो बात को, कुछ करने के लिए मतलब होता है जहां पर मैं कुछ काम करने के लिए पूछता हूं। जैसे कि क्या आप मेरे लिए ये काम करोगे, क्या आप मेरा गाड़ी खरीदोगे, ये मैं कुछ करने के लिए पूछ रहा हूं। ठीक है। और नेगेटिव जैसे कि क्या आप आपके घर में जो रेंट वाले पर्सन है उनको निकाल दोगे। समझ में आ रहा है। ये सब चीज जो है ये सब नेगेटिव ऑफर है, कुछ मना करने के लिए। टू डू और अब्सटेंट दोनों ही ऑफर होता है। लेकिन तीसरा एक और बात ध्यान रखना पड़ेगा, बिजनेस ऑफर नॉट सोशल ऑफर, बिजनेस ऑफर नॉट सोशल ऑफर। इसका मतलब बिजनेस ऑफर होता है, सोशल ऑफर नहीं होता। जैसे कि अगर मैं किसी को बोला कि क्या क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे, तो ये एक ऑफर नहीं है, ये सोशल ऑफर है। हम यहाँ बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस ऑफर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बिजनेस लेन देन होने वाला सामान जो है ना, वो सब चीज को हम बोलेंगे ऑफर। यहाँ सोशल रिलेशन का ऑफर नहीं होता। जैसे कि मेरे साथ तो पिकनिक चलेगा क्या, ये भी एक ऑफर है, लेकिन ये सोशल ऑफर है, बिजनेस ऑफर नहीं है। क्लियर, डील होना चाहिए। तो ये था हम लोग का ऑफर के बारे में। क्लियर है। पहला, आप कुछ पूछोगे। दूसरा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पूछना है आपको। कुछ करने के लिए भी पूछ सकते हो, कुछ नहीं करने के लिए भी पूछ सकते हो। और तीसरा, आपका जो बात जो आप पूछ रहे हो वो बिजनेस से डील होना चाहिए, सोशल ऑफर नहीं होना चाहिए। घूमने चलेगा क्या, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है ना। ये ऑफर का मतलब होता है। अभी तक सिर्फ एक चीज पढ़े हम, ऑफर। ठीक है। अब ऑफर के बाद नेक्स्ट टॉपिक, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस। सेकेंड टॉपिक, एक्सेप्टेंस। जिन लोगों को वीडियो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ,
आप लोगों साउंड पे, ऑडियो क्वालिटी पे थोड़ा फोकस करें। ऑडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा ऑडियो क्लियर रहे। तो आप लोगों को जो भी यहाँ नहीं दिख रहा है अगर आपको, तो लिखते जाओ, मेरा मैं बोल रहा हूँ उसको सुन सुन के लिखते जाओ। एक्सेप्टेंस क्या होता है, मैं आपको बताया था ऑफर और एक्सेप्टेंस, पहला दो चीज चाहिए होता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब जब मैं किसी को कुछ चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, डील करना, एक डील करना। ये डील करने में चार पांच चीज चाहिए होता है हमको, ठीक है ना। अब ये एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हाँ बोलना, सिंपल वर्ड में। अगर मैं किसी चीज के लिए हाँ बोलता हूँ, जैसे मैं बोला क्या आप मेरा फोन खरीदोगे, मैं ऑफर किया हूँ, क्या आप मेरा फोन खरीदोगे, ऑफर किया, सामने वाला पर्सन बोल रहा है हाँ मैं फोन खरीदूंगा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब होता है हाँ शो करना, जहां पर आप नोइंगली आप क्या करते हो, फेवर में डिसीजन देते हो, तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्लियर, आपके ऑफर का डिसीजन जो है वो फेवर में हम शो करते हैं, उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। उसका फेवर शो करना हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। क्लियर, अगर आप कुछ ऑफर कर रहे हो उसको हाँ बोल रहे हो तो एक्सेप्टेंस है। लेकिन एक्सेप्टेंस करने टाइम पे भी हमको कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। सामने वाला पर्सन हाँ बोलेगा तभी जाके उसको माना जाएगा। कल बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, ये सबको हाँ नहीं बोला जाता। जैसे कि एक्सेप्टेंस में फर्स्ट, mere silence is not acceptance, mere silence is not acceptance, mere silence is not acceptance। चुप रह जाना को हाँ नहीं बोला जाता। चुप रह जाना मतलब होता है वो तुम्हारे बात को इग्नोर कर रहा है, वो हाँ नहीं, वो ना बोलना चाहता है, मतलब mere silence is not acceptance। दूसरा बात, no confusion, full clarification। ये सब मैं आप लोगों को वीडियो क्लास वाले को कुछ कुछ जन को मैं पढ़ाया भी था, ये मुझे जितना याद है। नो कंफ्यूजन, फुल क्लैरिफिकेशन। दूसरा पॉइंट, अगर कोई सामने वाला पर्सन हाँ बोल रहा है तो वो कंफ्यूजन वाला हाँ नहीं होना चाहिए, मैं सोच के बताऊंगा, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, पूरा कंफर्मली बोल रहा है हाँ मैं रेडी हूँ, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, उसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्लियर है, तो नो कंफ्यूजन, फुल क्लैरिफिकेशन, ये होना चाहिए एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस ऑफर अगर मैं किसी को करता हूं और सामने वाला अगर एक्सेप्टेंस हाँ बोलता है, तब तो बात आगे बढ़ेगा ना, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को पहले ऑफर समझ में आया और समझ में आया एक्सेप्टेंस। बताओ ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाने से क्या बन जाता है अपने आप, प्रॉमिस। प्रॉमिस जब बन जाता है तो बताओ प्रॉमिस का क्या वैल्यू है अभी भी, तो खुद बताओ लीगल वैल्यू है क्या कुछ। प्रॉमिस का कोई लीगल वैल्यू नहीं होता। क्यों, क्योंकि मैं एक जन को ऑफर किया था, वो बोला था हाँ मैं खरीदूंगा, पर थोड़े ना पेपर में कुछ काम हुआ है, तो ये लीगल वर्क अभी तक नहीं हुआ। इसलिए प्रॉमिस तक बात अगर पहुंचा तो तुम कल को अगर वो मना कर दिया मैं नहीं खरीदूंगा बोल के, तो तुम केस नहीं कर पाओगे। इसलिए इतना तक नहीं, और भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। पहला दो चीज मिल चुका है, मतलब हमारा क्या बन चुका है, प्रॉमिस बन चुका है। अब हमको तीसरा चीज चाहिए। चलो थर्ड पॉइंट, हमको चीज चाहिए तीसरा, हमको थर्ड पॉइंट चाहिए। थर्ड पॉइंट कंसीडरेशन होता है। कंसीडरेशन, अब ये कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। इसको हम क्विड प्रो क्वो भी बोलते हैं, क्विड प्रो क्वो। लैटिन वर्ड में इसको हम क्विड प्रो क्वो बोलते हैं, क्विड प्रो क्वो। QUID क्विड, PRO प्रो, QUO क्वो, क्विड प्रो क्वो। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, लेन देन। अब बता रहा हूं लेन देन क्या होता है। जैसे कि ए और बी, ए प्रॉमिस किया था बी को कि मैं तुमको कार दूंगा, कार। बी बोला था, प्रॉमिस किया था बदले में मैं आपको क्या दूंगा, 50,000, सॉरी 5 लाख, मैं आपको कार के बदले दूंगा 5 लाख रुपीस। तो कार कंसीडरेशन है बी के लिए, ए के लिए है 5 लाख। समझा रहा हूं, कंसीडरेशन का मतलब होता है लेन देन। अभी तक मैं आपको ऑफर किया था, ऑफर किया था मतलब क्या आप मेरा कार खरीदोगे, ऑफर। सामने वाला पर्सन क्या बोला, हाँ मैं खरीदूंगा, एक्सेप्टेंस, ये तो बात हुआ ना। अब लेन देन का बारी है। देखो लेन देन में
ए दे दिया, बी को कार दे दिया और बी से 5 लाख रुपया ले लिया, लेन देन हो गया, इसको बोलते हैं कंसिडरेशन। अच्छा, कंसिडरेशन में का एक्चुअल में देखोगे तो मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन के अंदर दो चीज होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कंसिडरेशन भी होता है। जैसे कि यहां पर देखना, जो लेन है हमारा, जो लेन होता है वो कंसिडरेशन होता है, देन जो होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमारा जो लेन वाला पार्ट है उसको कंसिडरेशन बोलते हैं, हमारा देन वाला जो पार्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेन वाला पार्ट देखो, ए का लेन कौन सा है, ए का लेन 5 लाख रुपया ना, तो ए के लिए ये कंसिडरेशन है, ए के लिए 5 लाख कंसिडरेशन है, ये ए के लिए कंसिडरेशन है 5 लाख। बी के लिए लेन क्या है, लेन क्या है बी के लिए, कार, तो कार क्या बन गया बी के लिए, कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है। लेन, देन जो होता है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, देन जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा मार्क करना, ए का लेन क्या है, लेन क्या है 5 लाख, दैट इज कंसिडरेशन फॉर ए, और देन क्या है, दे क्या रहा है कार, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये उसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। देखो ए दे क्या रहा है, लेन और देन होता है ना, लेन और देन होता है, लेन जो है वो कंसिडरेशन होता है, देन जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ए का लेन क्या है, लेन 5 लाख कंसिडरेशन, देन क्या है कार, कार ऑब्जेक्ट है। वैसे ही बी के हिसाब से देखो, थोड़ा बी के हिसाब से मार्क करो, बी का लेन क्या है कार, तो कार बन गया कंसिडरेशन बी के लिए, और 5 लाख जो दे रहा है वो क्या बन गया ऑब्जेक्ट, देन है 5 लाख रुपए ऑब्जेक्ट। मार्क करो, जो ए का कंसिडरेशन है वो बी का क्या है ऑब्जेक्ट है, वैसे ही ए का जो ऑब्जेक्ट है वो बी का क्या है कंसिडरेशन है। एकदम सिंपल वे में क्रिस्टल क्लियर समझा रहा हूं मैं आपको। लेन का मतलब होता है कंसिडरेशन, देन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जो हम दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, जो हम ले रहे हैं वो कंसिडरेशन है। अगर आप जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट, कंसिडरेशन, आपको कंसिडरेशन समझाया था। फिर आता है एनफोर्सिबिलिटी। अगर ऑफर हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है, लेन देन भी हो जाता है, पर आप केस कर पाओगे बिना प्रूफ के, बिना प्रूफ के हम कभी केस नहीं कर सकते, वो प्रूफ ही एनफोर्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनफोर्सिबिलिटी। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू स्यू ऑन कोर्ट, एबिलिटी टू स्यू ऑन कोर्ट, एबिलिटी टू स्यू, स्यू मतलब होता है केस करना, एबिलिटी टू स्यू ऑन कोर्ट का मतलब होता है आप कोर्ट में उसको केस कर सकते हो क्योंकि आपके पास एविडेंस है, पेपर है। इसीलिए कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो लेन देन तक मत छोड़ो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा पूरा। ऑफर हुआ, आपको कोई ऑफर किया, आप एक्सेप्टेंस किए, अच्छा बात है, लेन देन किए, इतना तक मत रुको, लास्ट काम जरूर से करो। एनफोर्सिबिलिटी मतलब होता है पेपर ले लो, जब एविडेंस भी आ जाएगा, पेपर भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ये 4 चीज तो जरूरत है ही, अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी भी, और भी बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि इस चारों के साथ साथ और भी बहुत सारा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होता है, मैं डिस्कस करूंगा अभी। ये ला पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। सेकेंड टॉपिक, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अभी जो 4 पता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, क्या और भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, हाँ और भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, वो सब अभी डिस्कस करेंगे। अभी अपने जितना भी मैं डिस्कस किया था वो सारा रिक्वायर्ड तो था ही, वो 4 पॉइंट तो था ही, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा एसेंशियल एलिमेंट है जिसका होना जरूरी है, वरना कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट शायद कैंसिल हो जाए। समझना ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट जैसा तो बन जाए लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए या उसका वैल्यू ना रहे। इस वजह से और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो 4 चीज के होने से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बट ऐसा सब चीज अगर रहेगा तब जाके कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू रहेगा। क्लियर। स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। बुक, किसी के पास बुक नहीं है तो मैं उसका पीडीएफ वहां पर बना दूंगा, वो ड्राइंग या वो डायग्राम जो है वो आप लोग बनाएंगे, वहां पर एक पीडीएफ में शो करूंगा, वो डायग्राम को आप बनाएंगे। ठीक है, और सारा जितना भी नोट्स दिखा रहा हूं आप रफ नोट्स खुद एक बनाएंगे। पहला पॉइंट है
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसको मैं डिस्कस और नहीं करूंगा क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब जानते हो आप। ऑफर एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑफर एक्सेप्टेंस अगर नहीं होगा तो प्रॉमिस ही नहीं बनेगा, बात आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही दोनों है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट तो ये दोनों है। तो ये दोनों नहीं होगा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ ऑलरेडी डिस्कस। ये मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन, ये भी मैं थोड़ा बहुत समझाया था, उसको फिर से समझा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है इंडियन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसका मतलब बिजनेस का पॉइंट होना चाहिए, सोशल रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे मैं अगर आपको पूछूंगा कि क्या आप पार्टी चलोगे, आप बोलोगे कि हाँ मुझे भी पार्टी जाना है आपके साथ, ठीक है। बट पार्टी पे जाने का पूछना इज नॉट अ बिजनेस रिलेशन, दिस इज अ सोशल रिलेशन। अगर आप नहीं जाते तो मैं आपको केस नहीं कर पाऊंगा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दैट मीन्स नो सोशल रिलेशन, it must be business relation only। it must be business relation only, ठीक है ना। ये बिजनेस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन क्या था? लेन देन। जो लेन या देन करते हो वो सही चीज होना चाहिए। अगर अनलॉफुल लेन देन करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद वो कैंसिल हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे कि मैं किसी को मारने के लिए मैं एक पर्सन को 5 लाख रुपए देता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्राइम है। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब होता है कि आप जो लेन देन करते हो ना, वो सही चीज लेन देन करोगे। अगर कुछ भी चीज गलत लेन देन करते हो, अनलॉफुल लेन देन करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। ऑल द ट्रांजेक्शन in the contract should be lawful from both the side, from both the side। ठीक है। ये जो है, ये दोनों साइड से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, वो जो मैं लेन जो है, ध्यान देना, मैं लेन, अगर मेरा जो लेन है वो उसका देन है ना, सॉरी, दोनों साइड से सही होना चाहिए। मतलब ना लेन गलत होना चाहिए ना देन गलत होना चाहिए, दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। क्लियर? ना लेन गलत होना चाहिए ना देन गलत होना चाहिए, दोनों ही। मैं जो ले रहा हूं वो भी सही होना चाहिए, मैं जो दे रहा हूं वो भी सही होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग,
सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ध्यान देना, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग रिप्रेजेंट करता है कि जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और वो सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि मैं एक पर्सन को ऑफर किया, क्या तू तेल खरीदेगा, वो हाँ बोल दिया, बट वो क्लैरिफाई नहीं था कौन सा तेल, वो कुछ और तेल समझा, मैं कुछ और तेल बोल रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, कल को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा।